जिस होंगे जिससे कि ब्लीडिंग डायस्थेसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी इडीमा, ठीक है। और जीएफआर उसका 5% नॉर्मल से जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंड स्टेज रीनल डिजीज़। दैट्स इट। अब वापस आ जाते हैं रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी पे। तो अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी एंड डिजीज़। उसके बाद हम डिटेल में ट्यूब्यूल्स की डिजीज़ेस, ब्लड वेसल्स की, इस तरह से करेंगे कवर, ठीक है। तो अगर सबसे पहले ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस देखें तो हमारा जो ग्लोमेरुलस है ये कंसिस्ट करता है एनास्टोमोजिंग नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट होता है बाय 2 लेयर्स ऑफ एपिथेलियम। अभी जो इस तरह का ये बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, तो ये एनास्टोमोसिक नेटवर्क है कैपिलरीज का, और इसमें जो है 2 लेयर्स पाई जाती हैं एपिथेलियम की। एक जो विजरल एपिथेलियम है ये पोडोसाइट्स की बनी होगी, याद रखिएगा, विजरल एपिथेलियम पोडोसाइट्स की बनी होगी। उसके अलावा ये कैपिलरी की वॉल का पार्ट होती है, ठीक है, पोडोसाइट से बनी हुई विजरल एपिथेलियम। जबकि दूसरी होती है पैराइटल एपिथेलियम, तो ये बोमेन की जो स्पेस है, बोमेन स्पेस, उसको इंसर्कल करती है, यानी यूरिनरी स्पेस को। अब जो कैविटी है उसमें हमारा जो प्लाज्मा है वो कलेक्ट होता है, फिल्ट्रेट जो है ना, प्लाज्मा से जो बना है फिल्ट्रेट, वो उस कैविटी में कलेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं तो ये देखें, अगर ये बोमेन्स कैप्सूल है तो ये देखें पैराइटल एपिथेलियम है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो है विजरल एपिथेलियम है जो कि पोडोसाइट्स की बनी हुई है। बीच में ये जो स्पेस है ये हमारी कहलाती है यूरिनरी स्पेस, जिसमें जो यूरिन कलेक्ट होता है, फिल्ट्रेट जो हमारे प्लाज्मा का फिल्ट्रेट, ठीक है। अब इसकी डिटेल देखें तो वो कह रहा है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है ये हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट ही होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी है ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, और किस चीज़ का बना हुआ है, फॉलोइंग कंपोनेंट्स का। तो 14.1 और 14.2 जो फिगर है इनको हम साथ साथ देखेंगे। तो इसमें देखें यहाँ पे पूरा दिखाया गया है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ पोर्शन ऑफ नॉर्मल ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आ रही है एफरेंट आर्टीरियोल, वो जाके कैपिलरी लूप्स बना रही है, ये रेड सेल्स हैं इसमें, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल निकलेगी आगे जाके, यहाँ से ये इफरेंट निकला है। तो ये मेसेंजियम है पीछे जिसमें ये पड़ा हुआ है, और ये यूरिनरी स्पेस है जिसमें से ये फिल्ट्रेट जमा होगा। इसको जूम इन करके ये कट सेक्शन इसका हम देखें अगर ऊपर से तो कुछ इस तरह का दिखेगा कि वही बात, ये हमारा पैराइटल एपिथेलियम, ये विजरल एपिथेलियम, बीच में ये यूरिनरी स्पेस है, ये हमारे मेसेंजियल सेल्स, यहाँ पे मेसेंजियल उसमें मैट्रिक्स है, ये जो है ब्लू कलर के ये पोडोसाइट्स के ही फूड प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और ये रेड सेल हमें एक दिखाया गया है, किस चीज़ के अंदर है ये रेड सेल, ये हमारी असल में एक कैपिलरी है, ठीक है। ये कैपिलरी की एंडोथेलियम आ गई, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो पिंक कलर की इनको सराउंड कर रही है। अब अगर हम इस थोड़े से हिस्से को जूम करके देखें, इस वाले हिस्से को, तो यहाँ पे वही चीज़ ब्लड है, और ये जो आपको चीज़ नज़र आई है एंडोथेलियम हो गई जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको दिखाई। अब ये जो पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस हैं ब्लू कलर के, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ सिग्नलिंग एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा पोडोसाइट का फूड प्रोसेस हो गया। और ये जो है ना ये नेफ्रिन मॉलिक्यूल्स हैं एडजेसेंट फूड प्रोसेसेस से, जो कि स्लिट डायाफ्राम बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला जो फिगर है इसमें देखिए लो पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया गया है रैट के ग्लोमेरुलस का। इसमें हमारे पास जो है ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसके अलावा कैपिलरी का ये लूमेन है, ये एंडोथेलियम है हमारे पास, ये विजरल जो एपिथेलियल सेल्स है वो हैं, यानी पोडोसाइट्स जो इसको सराउंड कर रहे हैं अपने फूड प्रोसेसेस के साथ हमें मिल रहे हैं, ये मेसेंजियम है, और यहाँ पे ये यूरिनरी स्पेस मौजूद है, ठीक हो गया, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होगा। तो अब सबसे पहले कह रहा है कि ये किस चीज़ का, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है ये फिल्ट्रेशन यूनिट है ना हमारा, तो किस चीज़ का बना हुआ है, इसमें ना फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये आपको नज़र आ रही है, एंडोथेलियम तो है लेकिन फेनेस्ट्रेटेड है, जिसकी फेनेस्ट्रा जो है याद रखिएगा 70 to 100 नैनोमीटर डायमीटर की होंगी, ठीक है, 70 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। उसके बाद हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जिसमें जो कि बहुत थिक है और इलेक्ट्रॉन डेंस सेंट्रल लेयर है जिसको हम लेमिना डेंसा कहते हैं। यानी इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक थिक जो है लेमिना डेंसा होती है, ठीक है, और 2 थिन इलेक्ट्रॉन लूसेंट जो हैं पेरिफेरल लेयर्स होती हैं जो कि लेमिना रेयरा इंटरना और लेमिना रेयरा एक्सटर्ना होंगी। अब ये हमारी ग्लोमेरुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना ये कोलेजन की बनी होती है, ठीक है। मोस्टली इसमें कौन सा होगा, टाइप 4 आपने याद रखना, कोलेजन होता है इसमें। इसके अलावा लेमिनिन होता है इसमें,
और पॉलीएनायनिक प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं। इसके अलावा फाइब्रोनेक्टिन और सेवरल अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसमें होते हैं। देन आती है हमारे पास ये पोडोसाइट्स की लेयर। पोडोसाइट्स जो हैं ये सेल्स होते हैं जो कि इंटरडिजिटिंग फूड प्रोसेसेस के बने होते हैं, इनमें होते हैं, और ये एम्बेडेड होते हैं और अडेरेंट होते हैं लेमिना रेरा एक्सटर्ना के साथ। ठीक है, उसके साथ ये अटैच्ड है। ये इंटरना हो गई, ये एक्सटर्ना वाली लेमिना रेरा, बीच में जो है वो लेमिना डेंसा हो गई। ठीक है, ये हम डिस्कस करके आए हैं। तो ये जो लेमिना रेरा एक्सटर्ना है उसके साथ ये पोडोसाइट्स अटैच होंगे। एडजेसेंट जो फूड प्रोसेसेस हैं ना, ये आपस में सेपरेट हुए हुए हैं 20 to 30 नैनोमीटर वाइड फिल्ट्रेशन स्लिट्स के साथ। ठीक है, जो कि ब्रिज हुई हुई है थिन स्लिट डायाफ्राम के साथ। देखिए ये ब्रिज हुई हुई हैं, और ये डायाफ्राम किस चीज़ का बना हुआ है? मेनली प्रोटीन का, जो कि है नेफ्रिन। ठीक है, नेफ्रिन का बना हुआ है, जो हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद आते हैं मेसेंजियल सेल्स। तो ये मेसेंजियल सेल जो है हमारे मेसेंजियल मैट्रिक्स के अंदर, ये देखें ये हो गए सेल्स, ये लाई कर रहे हैं इसी मेसेंजियल मैट्रिक्स के अंदर, जो कि बिटवीन द कैपिलरीज है और सपोर्ट करता है ग्लोमेरुलर टफ्ट को। ठीक है, इसको सपोर्ट कर रहा है। अब इस तरह के अब यानी कि ये जो सेल्स हैं मीज़ेनकाइमल ओरिजिन के हैं। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं। ठीक है, मेसेंजियल सेल्स की बात हो रही है कि ये मीज़ेनकाइमल ओरिजिन के हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, और ये कैपेबल है कि इनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी जब मतलब ये प्रोलिफरेशन भी कर सकते हैं, ये कोलेजन को ले डाउन भी कर सकते हैं, और बाकी मैट्रिक्स कंपोनेंट्स को भी। इसके अलावा ये नंबर ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मेडिएटर्स को भी सिक्रीट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द साइटोकाइंस एंड अदर फैक्टर्स, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक हो गया। अब आता है कि कह रहा है कि नॉर्मली जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम है ना, ये हाईली परमिएबल होता है वाटर को भी और स्मॉल सॉल्यूट्स को, और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनपरमिएबल होगा उन मॉलिक्यूल्स को जिनका साइज़ और मॉलिक्यूलर चार्ज जो है एल्बुमिन जितना है, यानी कि 70,000 kDa प्रोटीन, 70,000 किलो डेल्टन जितना जो होगा उनको इम्परमिएबल है। अब ये जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है ये डिस्क्रिमिनेट करती है अमंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द साइज़ के हिसाब से, यानी जो लार्जर और लेस परमिएबल, जितना ज़्यादा लार्जर उतना लेस परमिएबल। चार्ज के हिसाब से भी करती है कि जितना ज़्यादा कैटाइनिक होगा तो उतना वो ज़्यादा परमिएबल होगा, और इसके अलावा शेप के हिसाब से। पोडोसाइट जो स्लिट डायाफ्राम्स हमने देखे, ये इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन बैरियर्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए, और पोडोसाइट्स जो है ना ये ऑल्सो लार्जली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करने के लिए, उनके कंपोनेंट्स की सिंथेसिस करते हैं ये पोडोसाइट्स। फिर नेफ्रिन जो हमने देखा, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मेजर ये कंपोनेंट है स्लिट डायाफ्राम्स का, जैसा कि हमने फिगर में भी देखा, फूड प्रोसेसेस के बीच में था। तो इंट्रासेल्युलर जो पार्ट है इस नेफ्रिन का, ये सेवरल साइटोस्केलेटल और सिग्नलिंग प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, सिग्नलिंग प्रोटीन्स और साइटोस्केलेटल के साथ। देखिए इसमें ये नज़र आ रहे हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑफ सिग्नलिंग एंड साइटोस्केलेटल जो प्रोटीन्स हैं, इनके साथ ये जो है नेफ्रिन ये इंटरेक्ट करेगा। अब ये नेफ्रिन और उसके जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं इंक्लूडिंग पोडोसिन, ठीक है पोडोसिन भी, तो इनका क्रूशियल रोल होता है कि ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर इसको मेंटेन करके रखते हैं, परमिएबिलिटी को याद रखिएगा। अब ये ड्रामेटिकली इलिस्ट्रेटेड है, लेकिन रेयर जो हेरिडिटरी डिजीज़ हैं जिनमें म्यूटेशंस आ जाती हैं नेफ्रिन के अंदर या उसके पार्टनर प्रोटीन में, तो उसके नतीजे में एबनॉर्मल लीकेज हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का यूरिन के अंदर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्वायर्ड जो डिफेक्ट होते हैं पोडोसाइट्स के और स्लिट डायाफ्राम्स के, जो कि नंबर ऑफ रीनल डिजीज़ में देखे जाते हैं, तो ये भी प्रोटीन यूरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं ऑफ द वेरिंग सिवियरिटी। ठीक हो गया। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोमेरुलर इंजरी एंड डिजीज़ पे, यानी इसका मैकेनिज्म क्या होगा ग्लोमेरुलर की इंजरी का और डिजीज़ का। तो हमारे ग्लोमेरुला जो हमने सारे देखे अभी, वो इंजर हो सकते हैं डाइवर्स मैकेनिज्म से इन द कोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टमिक डिजीज़। कैसी हैं वो डिजीज़, टेबल में देखें ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं। एक होती हैं प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़, देन ग्लोमेरुलोपैथीज़ होती हैं जो कि सेकेंडरी होंगी किसी सिस्टमिक डिजीज़ के, और कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमारी ग्लोमेरुलर डिजीज़ में जो प्राइमरी वाली हैं उनमें है मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, acute post infectious glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis,
IgA नेफ्रोपैथी, डेंस डिपॉजिट डिजीज़, C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बहुत ही अजीब से नाम है, कहीं लिख लें और लिख कर याद करें, लेकिन याद करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारी प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ याद हों। देन वो डिजीज़ जो किसी सिस्टेमिक डिजीज़ के सेकेंडरीली ग्लोमेरुलोपैथीज़ जो होती हैं वो है लूपस नेफ्राइटिस जो SLE की वजह से होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अमाइलोइडोसिस, ग्लोमेरुलोपैथी सेकेंडरी टू मल्टीपल माइलोमा, गुड पैस्चर सिंड्रोम, माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस, ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस, हिनोच-शिनोल एंड पर्प्यूरा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस रिलेटेड टू द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। अब हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स में एल्पोर्ट सिंड्रोम, फैब्री डिजीज़, पोडोसाइट स्लिट डायाफ्राम प्रोटीन म्यूटेशंस आ जाती हैं। ठीक हो गया, तो हमने सारी टेबल में डिजीज़ेस देखी। अब इनको हम सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस कहते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें उनको, जो कोई उनसे डिफ्रेंशिएट करें जिनमें सिर्फ और सिर्फ किडनी ही प्रीडोमिनेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। अब जो ये वाली जो इस तरह की होती है ना जिनमें सिर्फ किडनी इन्वॉल्व होती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सारी दिखाई। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर अल्ट्रेशंस हमारी सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ की कहीं और हम जो है डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि इम्यून मैकेनिज्म अंडरलाई करते हैं मोस्ट टाइप्स ऑफ प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ को, और बहुत सी सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ को इम्यून मैकेनिज्म अंडरलाई करते हैं। तो अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, इसको हम रेडिली इंड्यूस करवा सकते हैं एंटीबॉडीज़ की मदद से एक्सपेरिमेंट्स में। और ग्लोमेरुलर जो डिपॉजिट्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, ऑफन विथ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट आर फाउंड फ्रीक्वेंटली इन द पेशेंट विद द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, हमें कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है और इम्यूनोग्लोबुलिन के डिपॉजिट भी मिलते हैं इस तरह के पेशेंट्स में। अब दो जो मैकेनिज्म है एंटीबॉडी की डिपोजिशन के हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर, तो वो कौन से मैकेनिज्म है? पहला तो ये कि सर्कुलेटिंग जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, या फिर कहाँ पे? मेसेंजियम में। दूसरा ये है कि एंटीबॉडीज़ जो है रिएक्ट करेंगी इन सीटू विद इन द ग्लोमेरुलस, वहीं पे जाके रिएक्ट करेंगी या तो फिक्स्ड इंट्रिंसिक ग्लोमेरुलर एंटीजेंस के साथ, या फिर किसी एक्सट्रिंसिक मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि जाके ग्लोमेरुलस में प्लांटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब 14.3 जो फिगर है इसमें दिखाया गया है पूरा एंटीबॉडी मेडिएटेड ग्लोमेरुलर इंजरी। ठीक है, तो इसमें देखिए इंजरी जो है या तो हो सकती है जब डिपोजिशन हो जाए सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, या फिर जब एंटीबॉडी बाइंड करे ग्लोमेरुलर के ही कंपोनेंट्स के साथ, और उसके बाद जो है ना कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो इन सीटू। अब डिपोजिशन सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की जो है वो ग्रेन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देती है, जबकि एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी एंटी-GBM जो है एंटीबॉडी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो कैरेक्टराइज होता है कि इसमें हमें लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न मिलता है, और इसमें कोई भी डिपॉजिट फॉर्मेशन डिजीज़ में नहीं मिलती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने। तो इसमें देख लें, यहाँ पे सबसे पहले हुआ है कि डिपोजिशन हुई है सर्कुलेशन में ही, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस थे वो जाके हमारे सब एपिथेलियल यानी कि आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हो गए, और ये सब एंडोथेलियल यानी इनर सरफेस ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हुए हैं, या मेसेंजियल। तो इन सब में हमें ग्रेन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगी। ठीक हो गया। जबकि इन सीटू जो बाइंडिंग होती है एंटीबॉडीज़ की विथ या विदाउट द इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हो भी सकती है नहीं भी, डायरेक्ट ही सिर्फ, या फिर एंटीबॉडीज़ जाके एंटीजन जो पोडोसाइट पे हैं उनसे उनके साथ जाके बाइंड करेंगी। यहाँ पे तो सर्कुलेशन में बन रहा था कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये डायरेक्टली जाके वहाँ बाइंड करेंगी, तो ये आगे जाके सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, जिसको हम मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कहते हैं, सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से, और ये ग्रेन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देगा। लेकिन अगर यही एंटीबॉडीज़ एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करेंगी, ये पोडोसाइट था, ये मेम्ब्रेन है, तो ये एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा देगा, जिसमें कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और हमें लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही कह रहा है कि इस तरह के ये जो पाथवे हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और ह्यूमंस में ये सारे इंजरी करवा देते हैं। ठीक है, भले इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक किसी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर रहा है, या फिर सर्कुलेशन से डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये मतलब इंजरी करवाएंगे। अब एबनॉर्मल एक्टिवेशन और ग्लोमेरुलर डिपोजिशन कॉम्प्लीमेंट की जो है ना, ये सोल कल्प्रिट होता है सम फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का।
ठीक है, तो उसकी एक्टिवेशन भी हो रही है और डिपॉजिट भी हो गया है। अब सेल मेडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म्स भी जो है वो प्ले करते हैं रोल इन सर्टेन ग्लोमेरुलर डिजीज़ में। सेल मेडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हो रही है, यानी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सर्कुलेशन में ही बने हैं। तो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर इनिशिएट करवा देगी कॉम्प्लीमेंट और या फिर एफसी रिसेप्टर मेडिएटेड ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन करवा देगी। तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस की इंजरी हो जाएगी। अब पैथोजेनेसिस इसी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की जो है हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी कि किस तरह से ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जो है होती है। 3rd ईयर में डिजीज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ प्रेजेंटेड हैं ब्रीफ रिव्यू सैलिएंट फीचर्स का, जो कि रिलेट करेंगे ग्लोमेरुलर इंजरी को इन द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब जो ये सर्कुलेटिंग हमारी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड डिजीज़ होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सेस जो है वो एंडोजिनस एंटीजेंस के साथ बनेंगे, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड विथ एसएलई, या फिर एंटीजेंस जो है वो बाहर से भी आ सकते हैं एथोजिनसली। तो जैसा कि प्रोबेबल होता है इन द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, स्ट्रेप्टोकोकल या वायरल की वजह से, हेपाटाइटिस बी, या पैरासाइट की वजह से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया, या स्पाइरोकीट की वजह से, ट्रिपोनेमा पैलिडम इन्फेक्शन। तो इनकी वजह से जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसमें एक्सोजिनस एंटीजन है, तो उनके अगेंस्ट भी मतलब ये इस तरह के सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। ठीक है, अब ऑफन जो इंसाइटिंग हमारे पास एजेंट होता है वो अननोन होता है, जैसा कि मोस्ट केसेस ऑफ मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है, अननोन रहता है। वंस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गया या फिर बन गया ग्लोमेरुलाई के अंदर, तो ये इंजरी करवा देगा। कैसे? ये एक्टिवेट कर देगा कॉम्प्लीमेंट को और ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट करवाएगा। अब बाइंडिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की हमारे एफसी रिसेप्टर्स ऑन द ल्यूकोसाइट पे जो मौजूद है, उनके साथ जब ये कॉम्प्लेक्सेस बाइंड करेंगे तो ये ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इन द एक्टिवेशंस ऑफ द सेल्स एंड इंजरी भी कराएंगे, सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे। अब मॉर्फोलॉजिकली जो अफेक्टेड ग्लोमेरुलाई है ना, ये ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स हमें एग्जिबिट करेगा, शो करेगा, और उसमें वेरिएबल प्रोलिफरेशन भी हो जाएगी मेसेंजियल और पेराइटल एपिथेलियल सेल्स की। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंस इम्यून डिपॉजिट्स नज़र आएंगे इन वन और मोर ऑफ द 3 लोकेशंस। या तो वो एंडोथेलियल सेल्स और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान होंगे, जिसको हम कहते हैं सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स। बिल्कुल इसी तरह ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये एंडोथेलियम होगी, उसके एंडोथेलियल सेल और इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान, तो इसको हम कह देंगे सब एंडोथेलियल डिपॉजिट। ठीक है, या फिर ये जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के और पोडोसाइट्स के दरमियान होंगे, तो उसको हम कह देंगे सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। ठीक है, या फिर ये मेसेंजियम में भी हो सकते हैं। अब जो लोकलाइजेशन है एंटीजन एंटीबॉडी की या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, तो ये डिटरमाइन करती है ग्लोमेरुलर इंजरी रिस्पॉन्स। तो स्टडीज़ इन द एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हैव शोन दैट द कॉम्प्लेक्सेस जो कि एंडोथेलियम में डिपॉजिट होते हैं या फिर सब एंडोथेलियम में, वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवा देंगे ग्लोमेरुलस में, और वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन भी हो जाएगी, और वहाँ पे ग्लोमेरुलर जो रेजिडेंट सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन भी हो जाएगी। बाय कंट्रास्ट इसके बरक्स अगर हम देखें, जो एंटीबॉडीज़ हमारे सब एपिथेलियल रीजन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को डायरेक्ट करती हैं, वहाँ पे जाती हैं वो जो एंटीबॉडीज़, तो वो नॉन इन्फ्लामेटरी होती हैं। ठीक है, सब एपिथेलियल वाली, ये वाली, ठीक हो गया, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के और पोडोसाइट्स के दरमियान है, तो ये नॉन इन्फ्लामेटरी होती हैं, और ये प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में इस तरह का रिस्पॉन्स देखा गया है। ये हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। अब प्रेजेंस जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की और कॉम्प्लीमेंट की इस तरह के डिपॉजिट्स में, ये याद रखिएगा हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की मदद से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो जो पैटर्न होता है ना इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन का बाय द इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, वो ग्रेन्युलर हमें मिलता है रादर देन पिक्चरिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लंपी बम्पी बाय पैथोलॉजिस्ट। 14.4a अगर हम फिगर देखें तो इसमें हमें 2 पैटर्न दिखाए गए हैं डिपोजिशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के, जो कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी पे हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये ए में ग्रेन्युलर कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है, सर्कुलेटिंग एंड इन सीटू जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है, सर्कुलेटिंग एंड इन सीटू, तो ये ग्रेन्युलर अपीयरेंस है। यहाँ पे जो है ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है, क्लासिक एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटी GBM एंटीबॉडी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, ये लीनियर पैटर्न है, तो इस तरह के ये हमें पैटर्न मिलते हैं। तो वंस ये जब किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा ना कॉम्प्लेक्स,
तो अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इवेंचुअली क्लियर हो जाते हैं बाय द डिग्रेडेशन बाय फैगोसाइटोसिस की मदद से, जो कि ऑफन इनफिल्ट्रेटिंग ल्यूकोसाइट्स और हमारे मेसेंजियल सेल्स करते हैं। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है फिर सबसाइड कर जाएगा अगर जो है एक्सपोजर टू द इंसाइटिंग एजेंट शॉर्ट लिव्ड है और लिमिटेड है, तो वो खुद ही रिजॉल्व कर जाएगा, जैसा कि मोस्ट केसेस ऑफ द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल या अक्यूट इन्फेक्शन रिलेटेड टू द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है, अक्यूट में भी और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल वाले में। तो हाउएवर अगर जो एक्सपोजर है एंटीजन का सस्टेन्ड रहा, रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड साइकिल्स इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के, डिपोजिशन के और इंजरी हो रही है बार बार, तो ये क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी। अब कुछ केसेस में जो सोर्स होता है क्रोनिक एंटीजेनिक एक्सपोजर का वो क्लियर है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन और सेल्फ न्यूक्लियर एंटीजन इन द SLE, लेकिन मोर ऑफन जो एंटीजन है वो अननोन होता है। आल्दो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन एक कॉमन मैकेनिज्म है इंजरी का, जो सर्कुलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कभी भी ऑलमोस्ट नेवर आइडेंटिफाई हुए हैं ह्यूमन डिजीज़ में, लाइकली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल लिमिटेशन, इसीलिए अभी तक हम इनको डिस्कवर नहीं कर पाए सर्कुलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस को, लेकिन आल्दो यही जो है जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होती है। अभी हमने ये सारा पढ़ा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। अब जो है हम करने वाले हैं डिस्कस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज्ड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड इन सीटू, जो वहीं पे बने हैं। अब डिपोजिशन हो जाए एंटीबॉडीज़ की स्पेसिफिक फॉर द फिक्स्ड यानी फिक्स्ड इंट्रिंसिक या प्लांटेड यानी फ्रॉम द आउटसाइड एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ जो डिपॉजिट हो जाएँ हमारे ग्लोमेरुलस में, तो ये भी एक और मेजर पाथवे होता है ग्लोमेरुलर इंजरी का। अब एंटीजेंस जो है कौन एक्सप्रेस करेगा, हमारे पोडोसाइट्स, तो ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में ऐसा करते हैं। अब एंटीबॉडीज़ जो है ना ये आल्सो रिएक्ट कर सकती हैं इन सीटू विद द प्रीवियसली प्लांटेड नॉन ग्लोमेरुलर एंटीजेंस के साथ, जो कि डिपॉजिट भी हुए हैं और कंसनट्रेट हो गए हैं हमारी किडनी के अंदर थ्रू द इंटरेक्शन विद द वेरियस ग्लोमेरुलर कंपोनेंट्स। जो प्लांटेड एंटीजेंस है उनमें आ जाता है न्यूक्लियोसोमल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि ज़्यादातर डिराइव होते हैं जब एपोप्टोटिक जो सेल्स हैं ना उनका ब्रेकडाउन हो जाता है SLE वाले पेशेंट्स में। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एंडोस्ट्रेप्टोसिन। ये एक प्रोटीन होती है जो कि ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोका एक्सप्रेस करता है, तो इसके अगेंस्ट भी हो सकता है, ये भी प्लांटेड एंटीजन है। इसके अलावा लार्ज एग्रीगेटेड जो प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीगेटेड IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G, ठीक है, अब ये ना टेंड करती हैं टू डिपॉजिट इन द मेसेंजियम। तो ये प्लांटेड एंटीजन जो है वो मेसेंजियम में जाके डिपॉजिट होते हैं। तो लोकली जो फॉर्म्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये ग्रो करेंगे अपने साइज़ में थ्रू द एडिशनल इंटरेक्शन विथ सर्कुलेटिंग फ्री एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस, ठीक है, और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस के साथ, तो और ज़्यादा वो साइज़ में ग्रो करेगा कॉम्प्लेक्स। अब मोस्ट ऑफ जो इस तरह के प्लांटेड एंटीजेंस हैं ना, जैसे कि सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में हो रहा था, तो ये भी डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में और ग्रैन्युलर इस तरह का ही पैटर्न शो करेंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। अब अगला आता है एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो होती है जब ग्लोमेरुलर डिपोजिशन हो जाए ऑटो एंटीबॉडीज़ की, जो कि हमारे ही प्रोटीन्स ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट डायरेक्टेड हो, इस तरह की एंटीबॉडीज़ उन्हीं की अपनी प्रोटीन्स के अगेंस्ट। तो बेस्ट जो कैरेक्टराइज डिजीज़ होती है इस ग्रुप में वो है anti-GBM एंटीबॉडी मेडिएटेड क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये 14.3 इस फिगर में भी हमने देखा। इसको जो है हम गुड पैस्चर डिजीज़ भी कहते हैं। तो इस तरह की इंजरी में जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, ये हमारे फिक्स्ड एंटीजन के ही अगेंस्ट डायरेक्टेड होती हैं इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये लीनियर पैटर्न ऑफ स्टेनिंग क्रिएट करती हैं जब हम इनको इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में जो है विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, इस तरह का लीनियर पैटर्न शो करेंगी। तो जिस तरह ये हमने देखा कि अपनी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट ये डायरेक्टेड होता है और ये लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगी और इसमें कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। अब ये जो पैटर्न है ये यूज़फुल होता है डायग्नोसिस ऑफ द ग्लोमेरुलर डिजीज़ के लिए, कि मतलब हमें लीनियर मिला है तो हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं, गुड पैस्चर डिजीज़ है। अब कह रहा है कि अ नॉन एंटीजन दैट इज़ द टारगेट ऑफ द एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़, वो होता है हमारी अल्फ़ा चेन ऑफ द टाइप 4 कोलेजन ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें जो 4 कोलेजन है ना उसकी भी अल्फ़ा चेन के अगेंस्ट बनी है एंटीबॉडीज़।
कभी कभार एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज जो है ना क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द लंग एल्वियोलाई के साथ, तो उसके नतीजे में सिमल्टेनियसली उसी पेशेंट को लंग और किडनी की दोनों लेशंस होंगी। तो इसको हमें पता है कि हम गुड पैस्चर सिंड्रोम कहते हैं। बहुत ही कॉमन है, ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अब अगला है ग्लोमेरुलर डिजीजेस जो कि कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से हों। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्राइमरी कॉज इस तरह की डिजीजेस का है कि अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन हो जाए अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे की। याद रखिएगा, अल्टरनेटिव अनरेगुलेटेड होता जा रहा है, तो ये ट्रिगर कर देगा एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ को जो कि हमारे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स के ही अगेंस्ट होंगी, या फिर इनहेरिटेड एबनॉर्मलिटीज़ कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स की। यानी ये जो अनरेगुलेटेड अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे चलता जा रहा है ना, ये किसी एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ की वजह से ट्रिगर हुआ है। कोई एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट्स के अगेंस्ट, या फिर कोई ऐसी इनहेरिटेड एबनॉर्मलिटीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स की, तो उसकी वजह से ये चलता ही जा रहा है अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो इंश्योरिंग जो कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड इंजरी है ये रिजल्ट करेगी रीनल और सिस्टेमिक डिजीज़ के अंदर, 2 फॉर्म ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, डेंस डिपोजिट डिजीज़ एंड C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये दोनों जो है ना, और एक फॉर्म सिस्टेमिक डिजीज़ की जिसमें सिग्निफिकेंट हमें रीनल मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी या फिर एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो इनमें से कोई एक सिस्टेमिक डिजीज़ जो है ये इसी कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो रीनल और सिस्टेमिक इस तरह की ये डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो अब कह रहा है कि आल्दो कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड जो थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी है ये सिस्टेमिक कंडीशन है, रीनल जो मैनिफेस्टेशंस है ना ये रिप्रेजेंट करती हैं मेजर मॉर्बिडिटी ऑफ द डिजीज़, मौत इसी की वजह से होती है। अब आ जाते हैं मेडिएटर्स इम्यून इंजरी के, कौन से मेडिएटर्स हैं, ठीक है। मेजर जो पाथवे होता है एंटीबॉडी इनिशिएटेड ग्लोमेरुलर इंजरी का, उसमें कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन हो जाती है और हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है। अब कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी क्लासिकल पाथवे के थ्रू, ठीक है, क्लासिकल, तो वो जाके कीमोटैक्टिक एजेंट्स की जनरेशन करवा देगा, मेनली C5a बनेगा फॉर द न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स उनके लिए। अब न्यूट्रोफिल्स जो है वो प्रोटीएजेस को रिलीज़ करेंगे जो कि ग्लोमेरुलर